पहले मैं शुरू में ही ये स्पष्ट कर दूं कि किसी जाति, किसी वर्ग, किसी समुदाय या किसी धर्म को जागरूक करने की बात करना, उसे सकारात्मक मार्ग की ओर ले जाना, उसे सशक्त करना या उसे एकजुट करना जातिवाद या सांप्रदायिकता नहीं है। जाति, देखिए, हक मांगना जातिवाद नहीं है, हक मारना जातिवाद। ये एक सच्चाई है। मैं ये सफाई इसलिए दे रहा हूँ कि कई लोग इस वीडियो को सुनने के बाद मेरे ऊपर जातिवादी होने का आरोप लगाएंगे, तो मैं शुरू में ही सफाई दे देता हूँ। मेरा मानना स्पष्ट तौर पर यह है कि ये तो एक कड़वा सच है कि ये देश जातियों का देश है और हमारी हजारों वर्ष की सामाजिक व्यवस्था के कारण हर जाति अलग अलग परिस्थितियों में रह रही है। शिक्षा में, संपत्ति में, जमीन में, सत्ता में, सम्मान में, सब बराबरी के स्तर पर नहीं है। भेदभाव है, अंतर है। इस अंतर को कम करने का प्रयास करना, जो जातियां शिक्षा में पीछे रह गई हैं उन्हें शिक्षित करने की ओर प्रेरित करना, जो राजनीति में पीछे रह गई हैं उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाने का प्रयास करना, जो सत्ता से दूर हैं उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी दिलाना, जिनके पास धन और संपत्ति नहीं है उन्हें धन और संपत्ति में हिस्सेदार बनाना, जिनका सम्मान कम है उनके सम्मान की बात करना, ये जातिवाद नहीं है। किसी जाति को दूसरी जातियों के खिलाफ भड़काना, किसी जाति को दूसरी जाति से ऊंचा बताना, बड़ा बताना, दूसरी जातियों को अपमानित करना, उनका चरित्रहनन करना, उन्हें खराब बताना, उन्हें देशद्रोही बताना या उनके ऊपर कोई और आरोप लगाना, दो जातियों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र करना, ये जातिवाद है। तो मैं इसलिए ये डंके की चोट पर गुर्जर समाज के बारे में, गुर्जर समाज की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करना चाहता हूँ और इस आत्मविश्वास के साथ और इस सोच के साथ करना चाहता हूँ कि ये कोई जातिवाद नहीं है। एक देखिए, देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी होगी और सब हिस्सा लेंगे और सब अधिकार मानेंगे और सबको अधिकार मिलेंगे, तब लोकतंत्र मजबूत होगा। किन्हीं समाजों को, किन्हीं जातियों को, किन्हीं समुदायों को, किन्हीं धर्म के लोगों को लोकतंत्र से, राजनीति से आउट रखना, दूर रखना, सत्ता से दूर रखना, शक्ति से दूर रखना, ये देश के लिए नुकसानदायक होगा। ये देश को भी कमज़ोर कराएगा, ये लोकतंत्र को भी कमज़ोर कराएगा, ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था को भी कमज़ोर कराएगा। इसलिए मैं डंके की चोट पर और इस विश्वास के साथ कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग होते हैं जो चोरी छिपे जातिवाद करते हैं, सामने तो करते रहेंगे नहीं मैं सब जातियों को बराबर मानता हूँ, मैं कुछ नहीं, और अंदर अंदर घोर जातिवादी होते हैं। वो ज़्यादा खतरनाक है। हम खुलेआम कह रहे हैं कि हम अपनी जाति को, अपनी जाति के लोगों को जो कि पिछड़े हैं, वंचित हैं, राजनीति में बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में हैं, उनको जागरूक करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए, उनको सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने के लिए अभियान चला रहे हैं। लेकिन हम साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि किसी दूसरी जाति से विद्वेष मत करो, किसी से शत्रुता मत मानो, किसी से रंजिश मत मानो, किसी को अपमानित मत करो, किसी को गाली मत दो, किसी से लड़ने की बात मत करो, प्रेम मोहब्बत की बात करो, भाईचारे की बात करो, एकता की बात करो। तो मैं गुर्जर राजनीति के बारे में, उत्तर प्रदेश की गुर्जर राजनीति के बारे में इसलिए विशेष तौर से बात करना चाहता हूँ कि वैसे तो पूरे देश में ही राजनीति में गुर्जर समाज की स्थिति खराब है। मुझे दुष्यंत का एक शेर याद आता है कि हालाते जिस्म सूरते जहाँ और भी ख़राब, सब जगह ख़राब यहाँ और भी ख़राब। तो हालात तो सब जगह ही ख़राब हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ख़राब हैं। उत्तर प्रदेश में आज राजनीतिक तौर पे गुर्जर लगभग शून्य है। उत्तर प्रदेश में की राजनीति में एक गुर्जर की हैसियत नहीं है कि किसी डीएम या एसएसपी का ट्रांसफ़र करा सके, किसी पार्टी में अपने आदमी को जिलाध्यक्ष बनवा सके या किसी को विधानसभा का, लोकसभा का टिकट दिलवा सके। अपने अपने लिए मांगने वाले बहुत हैं, जी हजूरी करके, चापलूसी करके, चमचागिरी करके, पैसे वैसे का लेन देन करके कहीं कहीं टिकट हासिल कर लेते हैं, कहीं कहीं पद हासिल कर लेते हैं। मैं उन्हें नेता नहीं मानता। मेरी पहले भी इस बारे में वीडियो आई है, काफ़ी वायरल हुई है, कि जो अपने लिए मांगते हैं मैं उन्हें भिखारी मानता हूँ, उन्हें नेता नहीं मानता। नेता वो है जो समाज के लिए मांगता है, जो समाज की बात करता है, जो समाज के हक के लिए लड़ता है। नेता वो है। जो अपने लिए मांगता है वो भिखारी है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक समय था जब गुर्जर समाज की धमक हुआ करती थी। गुर्जर समाज के पास दर्जनों कद्दावर नेता होते थे, जिनकी प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जाती थी, जिनका एक रुतबा होता था, जो राजनीति में हैसियत रखते थे। स्वर्गीय रामचंद्र विकल जो सांसद भी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, विधायक रहे, उप मुख्यमंत्री पद तक पहुँचे उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, उप मुख्यमंत्री पद तक पहुँचे।
और एक बहुत शानदार नेता के तौर पर जाने जाते हैं रामचंद्र विकल जी। स्वर्गीय राजेश पायलट जी सभी जानते होंगे, वो भी केंद्र में मंत्री रहे। वो उत्तर प्रदेश के ही निवासी थे, ग्रेटर नोएडा में उनका गांव है वैदपुरा। वो एक शानदार नेता थे। हालांकि उनके बेटे सचिन पायलट अब बहुत बढ़िया कर रहे हैं और अच्छे दमदार नेता हैं राजस्थान में। स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी सहारनपुर वाले, तीतरों वाले, एक धमक थी राजनीति में, एक पहचान थी, एक रुतबा था। स्वर्गीय चौधरी नारायण सिंह जी मुजफ्फरनगर वाले, उप मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। उनके बेटे संजय सिंह भी विधायक हुए। उनके पोते चंदन सिंह चौहान अभी सांसद हैं, उससे पहले विधायक थे। चौधरी नारायण सिंह जी की धमक थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। स्वर्गीय चौधरी रामशरण दास जी समाजवादी पार्टी के फाउंडर प्रदेश अध्यक्ष थे। पहले प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के रामशरण दास जी थे और जब तक जीवित रहे तब तक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे। उनके अध्यक्ष रहते हुए 3 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और पार्टी में उनका एक रुतबा था। नेताजी उन्हें विशेष सम्मान देते थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और वो एक हैसियत उनकी होती थी राजनीति में। हमारे सिकंदराबाद के स्वर्गीय तेज सिंह भाटी जी कैबिनेट मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश में, लेकिन मजबूत नेता थे, दबंग नेता थे। दादरी से विधायक रहे स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी जी, उनका रुतबा था। उन्होंने कई लोगों को विधायक बनाया, कई लोगों को जिला पंचायत सदस्य बनाया, विधान परिषद में भेजा। वो जनता दल में एक हैसियत रखते थे। वीपी सिंह जी, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी के साथ बैठते थे। उनकी बात में दम होता था। स्वर्गीय रणजीत सिंह जूदेव जी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, कांग्रेस में उनका रुतबा था, बड़े नेता थे। स्वर्गीय मुनव्वर हसन कैराना वाले, जिनकी बेटी इकरा हसन इस समय सांसद हैं, जिनके बेटे विधायक हैं। मुनव्वर हसन जी गुजर थे, ये शायद कुछ लोगों को ना पता हो, मुस्लिम थे लेकिन गुजर थे और उनका राजनीति में अपना एक रुतबा था, एक शानदार नेता थे वो। और मुनव्वर हसन ऐसे गिने चुने लोगों में हैं, चंद लोगों में जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, जो भारत के सारे सदनों के सदस्य रहे। वो विधान परिषद में भी रहे, विधानसभा में भी रहे, राज्यसभा में भी रहे, लोकसभा में भी रहे। शानदार नेता थे। चौधरी शंकर सिंह जी जालौन कैबिनेट मिनिस्टर रहे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, नेताजी के बहुत नज़दीक थे। कृषि मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, एक अच्छे शानदार नेता थे, रुतबा था। स्वर्गीय चौधरी हुकम सिंह जी अभी जल्दी में ही स्वर्गीय हुए हैं। वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे बीजेपी की सरकार में 2 बार, उनका भी रुतबा था। आज कौन है ऐसा जो मैंने नाम गिनवाए, आज कोई नज़र आता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस समय। भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायक हैं गुजर। एक की भी हैसियत नहीं है कि एक डीएम का ट्रांसफ़र का, एक एसओ का भी ट्रांसफ़र करा दे, या जिनकी कहीं सुनी जाती हो, या जिन्हें कोई। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली ये सरकार है, 2 बार रिपीट हुई है, 17 में और फिर 22 में। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसमें कोई गुजर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। और इस सरकार में 6 विधायक हैं गुजर, लेकिन किसी की हैसियत नहीं है कि एक एसओ का भी ट्रांसफ़र करा सकें। माफ़ी चाहता हूँ, उन्हें बुरा लगेगा, उनके समर्थकों को बुरा लगेगा, लेकिन स्थिति यही है। नंदकिशोर गुजर की आप वीडियो सुनते रहते हैं, पुलिस उन्हें रोक देती है, जाने नहीं देती। और मैं किसी का नाम लेकर आलोचना करना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई यही है। तो ये स्थिति चिंताजनक है। और ये स्थिति तब है कि उत्तर प्रदेश में 30 जिलों की 122 विधानसभा सीटों में गुजर वोट है। मैंने पूरे प्रदेश का सर्वे किया, एक एक ज़िले में एक एक विधानसभा सीट का सर्वे करके ये एक सूची बनाई है कि किस विधानसभा में कितना गुजर वोट है। तो 30 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर गुजर वोट है, जबकि अब तक लोग ये मानते थे कि 40, 45 या 50 सीटों पर गुजर है। लेकिन जब हम सर्वे करने निकले और हमने ज़िले वाइज लिस्ट बनाई और विधानसभा वाइज हमने ये पता किया कि कितनी वोट किस विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो हम भी आश्चर्यचकित रह गए कि 30 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर गुजर वोट है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, रायबरेली, अमेठी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और फतेहपुर, इन जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर गुजर वोट है। और 34 सीटें ऐसी हैं जिनमें 25,000 से ऊपर वोट है। 34 सीटों में 25,000 से ऊपर वोट है। अगर ये राजनीतिक रूप से जागरूक हों, एकजुट हों, समझदारी से राजनीति करें,
तो इन 34 सीटों पर विधायक जीत के आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा गुर्जर वोट दादरी विधानसभा सीट पर है, 2 लाख के करीब वोट है। ये सीट एक ऐसी सीट है जिस पर हर बार सारी पार्टी गुर्जरी प्रत्याशी उतारती हैं और आज़ादी के बाद से एक बार को छोड़ के सत्यवती जो स्वतंत्रता सेनानी थी वो 52 में विधायक चुनी गई थी। एक बार उस बार को छोड़ के बाकी यहाँ से गुर्जरी विधायक चुने जाते हैं। तो 2 लाख, फिर कई सीटों पे 1-1 लाख हैं, फिर 90,000, 80,000, 70,000, 60,000, 50,000, 30,000, 25,000, 34 सीटों पर 25,000 से ऊपर गुर्जर समाज के वोट हैं और 72 सीट ऐसी हैं इन 122 में जिन पर 10,000 से ऊपर वोट हैं और इनमें 21 विधानसभा सीट ऐसी हैं जिनमें कभी ना कभी गुर्जर विधायक रह चुके हैं 21 सीटों पर। तो सवाल ये है कि राजनीति में गुर्जर की पहचान और गुर्जर की साख खत्म क्यों हो गई, कोई हैसियत क्यों नहीं बची है, इसमें कमी क्या है? कमी सबसे बड़ी यही है कि समाज में जो लोग राजनीति कर रहे हैं इन दिनों प्रॉपर्टी डीलर ज़्यादा आ गए हैं, नेता नहीं हैं। अपने लिए मांगने वाले भिखारी आ गए हैं, समाज के लिए लड़ने वाले नेता नहीं हैं। तो हमें इसमें आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा अगर हमें राजनीतिक हैसियत दोबारा प्राप्त करनी है। दूसरी बात, राजनीति में हैसियत उस समाज की बनती है जो या तो किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए वोट डालता है। गुर्जर समाज के बारे में लोग ये कहते हैं, दूसरे समाज के लोग और पार्टियों के नेता, बड़े नेता, कि गुर्जर को यही पता नहीं लगता कि वो किस बात के लिए वोट डालता है, उसकी विचारधारा क्या है, वो क्या चाहता है। तो मेरी अपील ये है, मेरी हाथ जोड़ के अपील ये है गुर्जर भाइयों से कि इस बार हम अब 27 में विधानसभा चुनाव होना है, इस बार ये तय कर लें कि हमें अपनी खोई हुई हैसियत वापस पानी है, खोई हुई साख वापस पानी है, खोई हुई पहचान वापस पानी है और इस बार हम ये तय करके वोट डालेंगे कि हम किसे जिताने के लिए और किसे हराने के लिए वोट डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियों के बीच में चुनाव होना है, ये सबको पता है। ये नासमझ से नासमझ आदमी को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी में कभी गुर्जर समाज को कोई विशेष सम्मान नहीं मिला है। जैसा कि मैंने बताया, पहले ये 2 सरकारें ऐसी हैं जिनमें कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो एक भी विधायक समाजवादी पार्टी का टिकट पर गुर्जर विधायक जीत कर नहीं आया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने राम सकल गुर्जर जी को, आगरा वाले राम सकल गुर्जर, उनको विधान परिषद में भेजा और कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। गौतम बुद्ध नगर के नरेंद्र सिंह भाटी को विधान परिषद में भेजा, मुजफ्फरनगर के चौधरी वीरेंद्र सिंह को विधान परिषद में भेजा और दोनों को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया। सुरेंद्र नागर को राज्यसभा में भेजा, राष्ट्रीय महासचिव बनाया। उत्तर प्रदेश में एक बार ही डीजीपी कोई गुर्जर बना है, उसे समाजवादी पार्टी ने बनाया, देवराज नागर को, इसी सरकार में 12 से 17 की सरकार में। रामशरण दास जी आजीवन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे। तो समाजवादी पार्टी ने हमें हमेशा सम्मान दिया है और मैंने जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे उत्तर प्रदेश के तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि हमारे विजय सिंह पथिक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, कवि, लेखक और पत्रकार हुए हैं और सम्राट मीर भोज हमारी पहचान है, इन दोनों के नाम पे कोई स्मारक बना दिया जाए। तो एक बार के निवेदन पर अखिलेश यादव जी ने ग्रेटर नोएडा में जो सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल परिसर है, जिसे अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम ने अपना होम ग्राउंड बनाया हुआ और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, उस खेल परिसर का नाम शहीद पथिक खेल परिसर, और जो यहाँ ग्रेटर नोएडा का सबसे बड़ा और शानदार पार्क है उसका नाम मीर भोज पार्क अखिलेश यादव जी ने किया। तो समाजवादी पार्टी ने हमें पद भी दिए हैं, अधिकार भी दिए हैं, सम्मान भी दिया, हिस्सेदारी भी दी है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये अनुरोध करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये प्रार्थना करना चाहता हूँ समाज के लोगों से कि इस बार आप ऐलान करके ये ऐलान करिए कि 2027 में हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। राजनीति में उसी समाज की पूछ होती है जो समाज मुखर होता है, चुप रहने वालों को कोई पूछता नहीं है। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जो बोलते हैं हमारे बराबर की एक जाति है, मैं जाति का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि मेरा उद्देश्य किसी जाति की आलोचना करना है, किसी पर कटाक्ष करना नहीं है या किसी से तुलना करना नहीं है, लेकिन हमारे जैसे पेशे में, हमारे जैसी संस्कृति और सभ्यता और भाषा बोलने वाली, हमारे ही पड़ोस में रहने वाली, हमारे जहाँ जहाँ हम हैं वहीं वहीं वो भी हैं, दूसरी जाति है, वो मुखर रहते हैं हमेशा, तो उनकी पहचान होती है राजनीति में, उनकी साख है। और हमारे लोग चुप रहते हैं, चुपचाप वोट डालाते हैं। भाई वोट तो आप भी डालते हो,
तो मेरा निवेदन ये है, और ये एक गुर्जर समाज की राजनीतिक हैसियत को बहाल करने के लिए मैं अपील कर रहा हूँ, किसी और उद्देश्य से नहीं कर रहा, कि इस बार तय करिए और इसे जगह जगह बोलिए, इसका ऐलान करिए, मीटिंग कर करके, पंचायत कर करके, विधानसभा वाइज। और हम एक टीम बना रहे हैं, समाज के जागरूक लोगों की, एक नेताओं की टीम बना रहे हैं, जो हर विधानसभा में आके हम मीटिंग करेंगे। आप मुझे फ़ोन करिए, अपने विधानसभा में मीटिंग रखवाइए, हम लोग आएंगे और हम लोग समझाएंगे उन्हें, समाज के लोगों को, कि ये क्यों ज़रूरी है और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। इस बार ऐलान करिए कि हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अगर आपको 2027 के बाद समाजवादी पार्टी सम्मान न दे, हिस्सेदारी न दे, तो अगली बार कोई और निर्णय ले लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि एक पार्टी के गुलाम बन जाओ या एक पार्टी के साथ बन जाओ, लेकिन इस बार राजनीतिक निर्णय लो, इस बार अपनी हैसियत दिखाओ, इस बार अपनी ताकत दिखाओ, इस बार लोगों को ये एहसास कराओ कि गुर्जर समाज ने क्योंकि समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया और ऐलान करके समर्थन दिया, इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। तो इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में इन 122 सीटों पर हमको मिलके समाजवादी पार्टी का समर्थन करना चाहिए, और ये समर्थन चुपचाप नहीं करना चाहिए, ऐलान करके करना चाहिए, शोर मचा के करना चाहिए, पंचायत करके करना चाहिए, सबको दिखा के करना चाहिए। मैं दावा करता हूँ इस आपके इस एक कदम से, अभी लगभग 1.5 साल चुनाव का बचा है, इस 1.5 साल के अंदर आपकी वही हैसियत बहाल हो जाएगी जो कभी पहले थी। और मैं ये भी आपसे कह दूं कि समाजवादी पार्टी में कम से कम 1 दर्जन नेता इस हैसियत में हैं जो सरकार रहने पर आपके काम करा सकते हैं, आपकी आवाज़ नेतृत्व तक पहुंचा सकते हैं, हाईकमान तक पहुंचा सकते हैं, और जिनकी हाईकमान तक सीधी पहुंच है। और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी इतने शानदार नेता हैं, इतना सम्मान देते हैं, इतने मिलनसार हैं कि मिलते हैं और बात सुनते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। तो मैं इसी अपील के साथ, बाकी बातें हमारी कोशिश रहेगी, हम पूरी टीम लेके हर विधानसभा में आएंगे, आपके बीच में आएंगे, बात करेंगे, और किसी के कोई सवाल भी हैं तो वो आप मुझे भेजिए, इस पर कमेंट करिए आप, मैं उन सवालों के जवाब भी दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।